हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लॉ आइलैंड। दिस इज सफिया। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो हमारा पार्ट चल रहा है बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल। बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल में हम कवर कर चुके हैं रेगुलेटिंग एक्ट, अमेंडिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट। अब हम कवर करने जा रहे हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 बता देती हूँ। जैसे कि हमें पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपॉली ट्रेड करने की ईस्टर्न पार्ट में मिली हुई थी। जो ट्रेड करने की मोनोपॉली मिली हुई थी, इनको बोला जाता है कमर्शियल राइट्स। तो कंपनी के कमर्शियल राइट्स को रिन्यू करने के लिए हर 20 साल में चार्टर एक्ट इंट्रोड्यूस किए जाते थे। चार्टर एक्ट्स आते थे और कंपनी के कमर्शियल राइट्स को फर्दर 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड करते थे। तो जो चार्टर एक्ट 1793 आया है वो रिन्यू करता है कंपनी के कमर्शियल राइट्स को 20 ईयर्स के लिए, और इट इज ऑल्सो नोन एज द इंडियाज ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793। इसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793 भी कहते हैं। लेट्स मूविंग फर्दर, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इसके बारे में अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि चार्टर एक्ट 1813 बिग चेंज लेकर आता है कंपनी की मोनोपॉली के राइट पर। 1600 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपॉली ऑफ ट्रेड विद द ईस्टर्न पार्ट ग्रांट किया गया था। कंपनी को राइट मिले हुए थे ईस्टर्न पार्ट में ट्रेड करने के, सोलली सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्टर्न पार्ट में ट्रेड करेगी। लेकिन चार्टर एक्ट 1813 ने मोनोपॉली को अबॉलिश कर दिया था। कंपनी की मोनोपॉली अबॉलिश तो हुई थी लेकिन कंप्लीटली अबॉलिश नहीं हुई थी, क्योंकि कंपनी के पास अभी भी चाइना के साथ ट्रेड करने की और चाय में ट्रेड करने की मोनोपॉली थी। अब हम रीजंस जानते हैं। जैसे कि हमें पता है हर चार्टर इंट्रोड्यूस किया गया है, इनेक्ट किया गया है कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से। कुछ ना कुछ रीजंस थे, कुछ वजह थी जिनकी वजह से चार्टर एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो मोनोपॉली अबॉलिश करने के लिए चार्टर एक्ट 1813 को इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन क्यों ब्रिटेन ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपॉली अबॉलिश क्यों की थी? इसका रीजन था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ये सोचा कि यूरोपियन कंट्रीज में अगर स्ट्रांग बनना है तो ब्रिटेन की पावर्स को कम करना पड़ेगा। अब नेपोलियन बोनापार्ट ब्रिटेन की मिलिट्री पावर्स को कम तो नहीं कर सकता था, क्योंकि ब्रिटेन की मिलिट्री और इकोनॉमिक दोनों ही पावर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने सोचा अगर ब्रिटेन की इकोनॉमिक पावर को हम वीक करेंगे तो ब्रिटेन की मिलिट्री पावर्स ऑटोमेटिकली वीक हो जाएंगी। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। उस टाइम पर क्या होता था, जो ईस्ट इंडिया, जो ब्रिटेन के मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो जो अपने गुड्स हैं वो इंपोर्ट करते थे कुछ यूरोपियन कंट्रीज में। तो जब नेपोलियन बोनापार्ट ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, लेकर आया था, तो कॉन्टिनेंटल सिस्टम क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप की कंट्रीज से कहा कि भाई आप जो ब्रिटेन के ट्रेडर से और मर्चेंट से गुड इंपोर्ट करते हो, आप ब्रिटेन से इंपोर्ट करना बंद कर दो। आप सारी कंट्रीज फ्रांस से इंपोर्ट करो गुड्स को। तो इसी सिस्टम को क्या कहा जाता है? कॉन्टिनेंटल सिस्टम। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने ब्रिटेन की इकोनॉमी को वीक करने के लिए वहां के ट्रेडर्स और मर्चेंट्स के जो गुड इंपोर्ट होते थे यूरोपियन कंट्रीज में, वो खत्म करवा दिए गए थे। तो व्हाट इज द कॉन्टिनेंटल सिस्टम? कॉन्टिनेंटल सिस्टम इज दैट विच फॉरबिड्स द इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इनटू द यूरोपियन कंट्रीज। अब कॉन्टिनेंटल सिस्टम से इम्पैक्ट किस पर पड़ता है? ब्रिटेन के ट्रेडर्स पर और मर्चेंट्स पर। उनकी गुड्स इंपोर्ट नहीं हो रही थी तो उनको बहुत ज़्यादा लॉस और सफ़र करना पड़ा था। तो तब ही ब्रिटेन के मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जाते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास और कहते हैं कि हमें भी इंडिया में अपनी गुड्स सेल करनी है, इंपोर्ट करनी है वहाँ पर। तो फिर लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपॉली दी हुई थी ट्रेड करने की ईस्ट पार्ट में। तो तभी ये जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इस एक्ट ने कंपनी की मोनोपॉली को अबॉलिश कर दिया था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया है, मोनोपॉली तो अबॉलिश हुई थी लेकिन कंप्लीटली अबॉलिश नहीं हुई थी।
क्योंकि कंपनी के पास अभी भी चाइना के साथ ट्रेड करने की और चाय में ट्रेड करने की मोनोपोली थी। अब हम अगर प्रोविजंस की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ अपनी वीडियो में कि क्या था, मोनोपोली अबॉलिश हो चुकी थी। सेकंड प्रोविजन है, जब मोनोपोली अबॉलिश हो गई तो क्या हुआ था, ब्रिटिश मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, उनको ट्रेड करने की, अपनी गुड्स को सेल करने की इंडिया में परमिशन दे दी गई थी। सो ब्रिटिश मर्चेंट्स वर अलाउड टू ट्रेड इन इंडिया अंडर द स्ट्रिक्ट लाइसेंस सिस्टम। थर्ड फीचर है, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो इंडिया में अपना जो रिलीजन है वो प्रीच करना चाहते थे, तो इस एक्ट ने क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में अपना रिलीजन प्रीच यानी कि फैलाने की परमिशन भी दे दी थी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोपोली था, उसके बाद भी एक सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर है। इस एक्ट को हम फाइनेंशियल करंट भी कहते हैं। इस एक्ट को फाइनेंशियल करंट किस लिए कहा जाता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश पार्लियामेंट दोनों को ही ये लगता था कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम को डेवलप नहीं, इंट्रोड्यूस करना चाहिए। डेवलप क्या था ही नहीं एजुकेशन सिस्टम, तो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अब एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करने के लिए चार्टर एक्ट ने 1813 ने कंपनी से कहा कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए आप 1 लाख रुपीस देंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये ऑर्डर दिया गया कि आप इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में लगाने के लिए 1 लाख रुपए देंगे। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट हो या ईस्ट इंडिया कंपनी हो, है तो अंग्रेज ही। अब अंग्रेज कुछ कर रहे हैं तो उसके पीछे भी रीजन होगा। इसमें भी उनका फायदा था। क्या फायदा था, अगर इंडिया में एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, इंडिया डेवलप होगा, इंडिया के पीपल्स डेवलप होंगे। जब एजुकेशन आती है तो जाहिर सी बात है इंसान का रहन सहन, पहनना ओढ़ना, खाना पीना सब बदल जाता है, सब इम्प्रूव होने लगता है। तो इसका रीज़न भी, इसके पीछे भी ब्रिटिशर्स की, अंग्रेज़ों की यही पॉलिसी थी कि इंडियन अगर पढ़ेंगे तो वो जो वेस्टर्न कल्चर है उसको अडॉप्ट करेंगे। वेस्टर्न कल्चर में वो बूट्स खरीदेंगे, कोट खरीदेंगे, टाई पहनेंगे। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली किसका फ़ायदा हो रहा था, ब्रिटेन का फ़ायदा हो रहा था, ब्रिटेन में बैठे हुए मर्चेंट्स का और ट्रेडर्स का फ़ायदा हो रहा था। क्योंकि इंडिया में एजुकेशन डेवलप होने से इंडियन कल्चर वेस्टर्न कल्चर की ओर बढ़ने लगा था और उनकी गुड्स इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गई थी। एंड लास्ट पॉइंट इज, इस एक्ट ने कंपनी के कमर्शियल राइट्स को 20 ईयर्स के लिए और एक्सटेंड कर दिया। तो यही है हमारा चार्टर एक्ट 1813। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको समझने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की एक प्लेलिस्ट बनाई गई है हमारे चैनल पर, उसको देखिए। थैंक यू।